हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था, बिजनेस एनवायरनमेंट। 3 से 4 लेक्चर का ही चैप्टर है, ठीक है ना, और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे हम इसको। बेटा, हमने कल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जाना और उसकी 5 करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। आज इस टॉपिक को भी खत्म करना है मुझे। डायमेंशन शुरू करने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के: सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है जी। कल मैंने ब्रीफ में की थी बात, आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे उसको। फिलहाल सब सामने देखना मेरी तरफ। क्या था बिजनेस एनवायरनमेंट? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा, मेरे बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर मैं जितना कुछ देख रहा हूँ, अगर मैं इनका सम टोटल कर दूं ना, तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाएगा। बेटा, मेरे बिजनेस के बाद जो कुछ भी फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो कुछ भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, एक भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, और सब मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट डालते हैं, ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। याद आ रही है बातें? कुछ चीजें मेरे बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं, स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर, तो उन्हें मैं स्पेसिफिक फोर्सेस बोलता था। नो बाबू, स्पेसिफिक फोर्सेस का एग्जांपल बताना जरा। कस्टमर, शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, वर्कर्स। स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर impact आते हैं, बिल्कुल specifically, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मेरे बिजनेस पे कोई सप्लाई कर रहा है, तो बिजनेस इम्पैक्ट होगा, उनको क्या फर्क पड़ता है स्पेसिफिकली क्या business, लेकिन अगर स्केल इम्पैक्ट डालता है तो सब किसी बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आता, पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आता है एज अ होल। समझ में आती है? पक्का क्लियर है? मैं जो बोलता किसी बिजनेस को छाट के इम्पैक्ट नहीं डालता, ये पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कोई लीकर वैन लीकर वैन सारी इंडस्ट्री क्लियर। याद है? एक दूसरे की opinion देता है, सरकार बदल दे, सरकार की पॉलिसी जीएसटी। इससे रिलेटेड हेडिंग थी कॉम्प्लेक्सिटी, और मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश की इंटरनेटनेस और इंटरनेटनेस को दिया, ठीक है, से दूसरे से रिलेटेड होता है, इसी बात कॉम्प्लेक्सिटी है भाई। एक फैक्टर दूसरे से रिलेटेड तो होता है, बस ये तो बात इंटरनेट पे नॉर्मल बड़ी छोटी सी बात बोली। कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या कहते हैं? कहता है आप सब ना सोचते हो कि एक चीज बदलेगी मेरे बिजनेस पर, एक सिंगल फैक्टर आप बिजनेस पे करो, रिलेटेड और वो मेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये जानने का कॉम्प्लेक्स है। बहुत सिंपल है जानना, एक बदलाव बिजनेस में क्या इम्पैक्ट डालेगा, बहुत सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी की बात ये है, एक बदलेगा वो दूसरे को बदलेगा, दूसरे आपका
बिजनेस में कर डालेगा, ये गाना बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा। अच्छा अब इसमें सब सोच पा रहे हैं कि गवर्नमेंट बदलेगी, गवर्नमेंट बिल्कुल सही बदलेगी, गवर्नमेंट को चेंज नहीं करना। तो सोच रहे हो डायरेक्टली सरकार क्या कर देगी, तो डायरेक्टली सोच में बहुत आसान है। अगर आप चीजें को सोचने की कोशिश करो, सरकार आएगी, पता नहीं गवर्नमेंट में क्या चीजें चल रही है, तो आपके बिजनेस से क्या इम्पैक्ट डालेगी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। सरकार के आने के डायरेक्ट इम्पैक्ट ना सोच चुका है। बताओ 2014 में किसने सोचा था कि डिमोनेटाइजेशन सोच पाया? ये बेटा वापस से ओ बिजनेस एनवायरमेंट कोई ऐसा कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो कह दो कांस्टेंट है। मैंने आपसे एक बात दिनेश सबसे मैंने बात करी फास्ट के ऊपर में बात की थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा दोनों business environment is environment is the different in the different country, different in the same country. तो business environment में आपकी कंडीशन के पास होता है, और इसी वजह से business environment में different country का और ऐसा उसका different ऐसे ही country में भी लगेगा। कैसे करके एग्जाम्पल और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रेंड्स different in the different country, different people in the same country, same country में different होता है। ऐसे बाबू सारी बाबू साउथ में सारी मूवी करते हैं पॉपकॉर्न लोग यहाँ से घूमने जाते हैं, शायद खा नहीं पाते। एक्चुअली बात बता रहा हूँ, वो ठीक है लोगों के साथ easily available है। हमारे यहाँ सरसों की available है, हमारे यहाँ सरसों की availability known as business and finance। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन और यही मानना है आगे तो बन जाता है, उसको नुकसान एग्जाम्पल और पर मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर मैं आपको दो तीन मैं
एनालाइज करा यार इंडिया की केस स्टडी को क्या कैसे क्या करती है, उन्होंने बेटा पूरी तरीके से स्टडी किया इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को, उन्होंने देखा कि हमारे पास सिर्फ नॉन वेज है और इंडिया की वेजिटेरियन का 90% लोग वेजिटेरियन है। मैं काली पी थी और उसके बाद उसने लेकिन हमारा आज भी बता देता हूँ most of the countries के पास आज भी vegetarian है। तो vegetarian का एक बार कुछ चीजें जो हो जाती हैं क्योंकि हम बहुत सारे cancer, कुछ cancer हो जाते हैं, बहुत सारे cancer हो गया है, फिर आज environment is मुझे लगता है काफी है environment लोकल के हिसाब से एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें uncertainty concept दुनिया में एक आदमी ऐसा होगा जो certainty से 100% और बताया नहीं होता एक आदमी it is uncertainty concept ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे mastermind नहीं है देखो business बड़े बड़े business house business environments scanning manage करते हैं ऐसे हम manage करते हैं जिनका आंसर ये है कि is a very risky job. So ये ना लिख गए सर शायद एडवांस में तो समझ में प्रोडक्शन है वो भी मोस्ट सर्टेन कौन प्रोडक्ट कर सकता है वो आज की तारीख में मैं तो क्या इसमें कि रेस्टोरेंट में रोबोट्स ठीक है जी अगर मैं कल परसों दे रहा तो उनके 2-3 रेस्टोरेंट में रोबोट्स आएगा वेटर्स को रिप्लेस कर दिया भैया रोबोट्स ने ये हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं हमने तो कोई सोचा नहीं था ऐसा होगा तो आईटी और फैशन ये तो इतनी खतरनाक इंडस्ट्री है इसमें तो चेंजेस प्रोडिक्ट करना भैया नेक्स्ट समझ में आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा चीज है कोई नहीं बता सकता क्या चीज क्या होने वाला है इसको पता किसने देखे नहीं है किसने देखे है फ्यूचर ये आगे बढ़े
अभी दुबई का रात पता है आपको, 6 साल में एक बार बारिश होती है। 6 साल में एक बार बारिश होती है। साइंटिस्ट ने कितना बोला, अगर दुबई का एक बार बारिश है, तो पूछा भाई 3 साल पहले कोई बारिश नहीं, तो पता नहीं चली, पड़ रही है। तो दुबई किसके लिए बना है? एक और बारिश रखा प्लांट्स ट्री ये अट्रैक्ट करते हैं बारिश को। वो चाहे पॉलिसी की बात हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे इंटरेस्ट रेट की बात हो, एजुकेशन रेट की बात हो, एक्सचेंज रेट की बात हो, डिस्पोजेबल इनकम की बात हो, सब कुछ पॉवर्टी, एजुकेशन, जितना कुछ चार बातें कौन सी हैं? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर। बोलिए ये चार बातें। बहु पहली चर्चा शुरू करता हूँ इंटरेस्ट रेट से, फिर धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल दूंगा चार मिनट। बहु इंटरेस्ट रेट क्या मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालता है? सर डालता है। स्लैब कहाँ है? स्लैब कहाँ है? तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से अपने बिजनेस पे डालेगा। और दूसरी बात क्या मेरे कंट्रोल में है? सर पैसे नहीं मेरे कंट्रोल में, ठीक है। तो जब डीमोनेटाइजेशन हो गया फर्स्ट फेज वाला, आपने तो दोनों देखे, मैंने दोनों देखे, फर्स्ट फेज वाला डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो अब बैंकों के पास भर के पास आ गया 14.5 लाख करोड़ रुपए का, क्या होगा बैंकों के पास आगे क्वेश्चन कि बैंक ब्याज कैसे देगा? 14.5 लाख करोड़ रियल एस्टेट, तो दस परसेंट अपने रिड्यूस होगा, शुरू करें
तो ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और ये भी समझ में आ रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं था कुछ भी। ठीक है जी। और खुद सोचो, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, अंबुजा सीमेंट बिक रहा है, लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ अंबुजा बिक रहा है, अल्ट्राटेक नहीं बिक रहा, या और कोई ब्रांड नहीं बिक रहा, सारे ब्रांड बिक रहे हैं ना। अब वो स्टील भी बिकने लगा, भैया सरिया तो बिकेगा ही बिकेगा अगर घर बनाना है, तो वो सिर्फ टाटा स्टील, कुछ और नहीं, जनरल का नहीं बिक रहा, जनरल स्टील नहीं बिक सकता। सारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसा हॉल इम्पैक्ट आ रहा है, क्या मेरे कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है बेटा। कभी भी मेरे बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है, कभी भी नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है बात? इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल लिया, एक्सचेंज रेट, ये तो एग्जाम्पल पुराना है, 11th क्लास वाला अगर याद आ जाए तो। बाबू, आप यूएसए से गुड्स खरीदते हो, इस साल आपने $1,00,000 के गुड्स मंगाए, आज $1 का दाम है 80 रुपये, अगर आपको आज पेमेंट करनी हो तो कैसे करोगे? 80 लाख रुपए इकट्ठे करोगे, बैंक में 80 लाख उठा लिया आपने, और बेटा आधे डॉलर का दाम, फिर 80 लाख रुपए दिया, $1 ले जाता हूँ, फिर 80 लाख। तो मैंने क्या किया, मेरे कंट्रोल में $3 लाख खर्च होने लग गया, मैंने तो सब कुछ तैयार किया, मैंने क्या किया, समझ में आ गया बात सबको? अच्छा, किसी चीज का ऑनलाइन इम्पैक्ट है, उसको पता करके तो $1 से आगे तो लाख रुपए बच जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव बता रहा हूँ सब हो गया। और इस 130 के ऊपर इनकम टैक्स का सरकार का 30 रुपए, तो जो इनकम आपके पास खर्च नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इन्फ्लेशन रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन रेट और डिस्पोजेबल इनकम। मान लो बेटा एक आदमी की इस साल डिस्पोजेबल इनकम है 100 रुपये, और लोगों की सूद जो है ना, इसकी कीमत है 100 रुपये, खरीदने में इसकी कीमत है 100 रुपये, पता नहीं क्या कर रहा है, इसे इसने खरीदा 100 रुपये की ना एफडी का, ठीक है, सूद भी 100 का था, तो उसका 300, तो इसने एफडी का ना 300, ठीक है, और एफडी ने क्या किया 6%, एक साल का पैसा है 106, ठीक है, लेकिन इस साल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट रहा मान लो 6.6%, यानी कि बेटा अभी सूद इस साल 106
सेलिब्रेट करते हैं किसी दिवाली पे, ठीक है। ऐसे बात करो, किसी किसी ने कहा, किसी ने कहा, किसी इवेंट को नया कस्टमर बनाया, किसी इवेंट को नया कस्टमर बनाया, तो ये नया कस्टमर। अब आपने कुछ नहीं करा, फिर भी दिवाली पर स्वीट मैन्युफैक्चर है, धंधा एकदम से बूस्ट करता है, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चर धंधा एकदम से बूस्ट, प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चर धंधा एकदम से बूस्ट, फैशन आउटलेट धंधा एकदम से बूस्ट, सर जितने भी और धंधा एकदम से बढ़ जाता है। पहले आप मुझे बताओ, क्या पेमेंट हो गया, कुछ भी नहीं, समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। तो आज एक नया कस्टमर चला है, नई सोच पहले मैंने बात की थी, ये ना नजर है कि मैं मैनेजर है, क्या है, जो बनाता है नई चीज भाई साहब, ये आज तक के आपको सोचना पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, उसने कहा आपको गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करो, हम तो करते नहीं थे, तो उसके धंधे पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उसने तो सेलिब्रेट करने है, उसने तो नहीं कहा किसी को, पर हमने अपना कस्टम बदल लिया या हमने नया कस्टम ऐड कर लिया, क्लियर है बात। अब सोसाइटी के नए नए ट्रेंड्स, इसकी वजह से भी किसी के धंधे पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, किसी के धंधे पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन बढ़ती चली जा रही है, इससे जो टिफिन बनाने वाला धंधा है ना, पीक पर है अपनी, सब हमारी सिटी में तो नहीं, पर अगर आप जितनी भी मेट्रोज की बात करो, आप देखोगे ज्यादातर वुमेन वर्किंग है, जब वर्किंग है तो खाना बनाने का टाइम नहीं लगता, कहाँ से आ रहा है खाना, टिफिन सिस्टम जिंदाबाद। तो टिफिन का वो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका धंधा पीक पर है, क्लियर है बात, पक्का से बात समझ में आ रही है। तो मैंने एक और ट्रेंड की भी बात करी थी, वो लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप देखो तो जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। खाली जिम नहीं, अब तो वो हम अपने घरों में जिम सेटअप करना शुरू कर चुके हैं, इतना ट्रेंड आता चला जाता है, ठीक है ना। जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड देखो, सप्लीमेंट्स की डिमांड देखो, प्रोटीन मल्टीविटामिन मिनरल वाटर की डिमांड देखो, देखो तो सही चीजों की डिमांड कैसे बढ़ रही है, ट्रेंड है सोसाइटी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। इससे पहले ट्रेंड क्या आया था, इससे पहले जिम जोन का हो जाए फास्ट फूड का ट्रेंड आया था, बिल्कुल हेल्दी थी हमारी, बिल्कुल ही खाया, बस खाने में ध्यान दिया था लोगों ने। तो दौर आता है, थोड़े टाइम उसका, थोड़े टाइम उसका, ट्रेंड तो किसी भी चीज का कोई भी शुरू हो सकता है, क्लियर हो इस बात को, आगे बढ़ाई बात को, ठीक है। बाबू ये बात हो गई, ये बात हो गई, आओ जी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, दो बात करें, ठीक है। बाबू इनोवेशन भी किसी इंडस्ट्री को प्रमोट कर देता है, किसी को बहुत दूर देता है, ऐसा करता है, किसी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट, किसी में बहुत नेगेटिव इफेक्ट। आपको पता है क्या, जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो कितनी सारी इंडस्ट्री तबाह हुई, ठीक है, जो कंपनी मोबाइल फोन बना रही है उन पर तो पॉजिटिव इफेक्ट है, पर बाबू वॉच बनाने वाली कंपनियां ये तबाह होनी शुरू हो गई। ये तो अभी स्मार्ट वॉचेस आ गई ना, वो तीन चार साल से समझ लो, उससे पहले अगर आप देखो तो 15 साल वॉच बनाने वाली कंपनियां रोई हैं, क्योंकि धंधा पूरी तरीके से चौपट रहा है इनका, ठीक है ना। और अभी बता देता हूँ, इनोवेशन की हद तो तब हो जाएगी बेटा जब अभी केबल चलाने वाली कंपनियां रोना शुरू करेंगी, क्योंकि आज की तारीख में मूवीज कहाँ देखते हैं, वेब सीरीज जिंदाबाद, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ठीक है ना, Z5 और ब्ला ब्ला, सोनी लिव, ठीक है ना। हमने तो बस वेब सीरीज के पीछे भागना शुरू कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन का किसी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है, किसी को बहुत फायदा हो रहा है,
आज जियो सिनेमा ने भी कर दिया 29 रुपीज में पर मंथ। तो सर किसी को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, किसी को बहुत नुकसान होने वाला है। समझ में आ रही बात? इनोवेशन की बात तो जो खैर जितनी भी मर्जी कर लो सर, 5G आने के बाद 4G 3G 2G का क्या हाल हुआ? सब धंधे चौपट हो गए। आपको पता है जब पहली बार टीवी आया था तो रेडियो इंडस्ट्री की हालत क्या हुई थी? क्योंकि उससे पहले रेडियो ही चलता था। जब टीवी आया तो रेडियो इंडस्ट्री की बैंड बज गई, और जब कलर टेलीविजन है ना तो सिनेमा इंडस्ट्री, मतलब ये जो हमारी मूवी थिएटर्स है, इनकी बैंड बज गई थी सबकी। तो बात अलग है, आज की तारीख में हम फिर दोबारा उसी ट्रेंड में जाना शुरू हो गए हैं, क्या महीने में एक मूवी तो देखूंगा मैं सिनेमा हॉल में, बाकी वगैरह देख ही रहूँ। किसी टाइम पर आप अपने फादर से पूछ कर देखना, शोले जैसी मूवी उन्होंने भी 10-12 बार देखी होगी। इतना क्रेज होता था क्योंकि घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, तो सिनेमा हॉल में आने का बड़ा क्रेज होता था। जब कलर टेलीविजन आया तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थी। तो वो इनोवेशन किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, किसी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रही है सारी बात? बस इतनी सी बात है, इसमें अंदर दो ही बातें हैं, इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल कर दिए थे, 2-3 और बात। वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या? एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को कैसे देखती है वो सब यहाँ कवर हो जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बाबू कल मैंने दो एग्जांपल दिए थे, याद है? मैंने कहा था कोई भी आप मूवी देख रहे हो, अगर सिगरेट का कंजम्पशन चल रहा है या लिकर का, तो एक स्टैच्यूटरी वार्निंग नीचे लिखी आनी शुरू हो जाती है। एक मैंने नेशनल एंथम वाली भी बात की थी। ठीक है, करता हूँ 2-3 और बातें आपसे। तो अगर आप आज की तारीख में कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो बिल्कुल नीचे ना बड़ी छोटा सा लिखा है, वैसे स्टैच्यूरी वार्निंग का भी पढ़ के देख लेना, अगर दिखाई दे तो। नहीं दिखाई दे तो अभी ना गूगल कर लेना, सैरेलैक इमेज पर चले जाना और इमेज पकड़ लेना। बाबू सैरेलैक या किसी भी फूड प्रोडक्ट पे पता है क्या लिखा है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, ठीक है ना? ये मतलब ऐसे तो मैं एग्जांपल अभी लीगल एनवायरनमेंट का दे देता हूँ, ठीक है ना? आऊंगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे भी। तो वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, लिखा हुआ है मदर मिल्क बेस्ट है बेबी के लिए। वो ठीक है कि आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट तो कितना ही खिला लो, सेरेलैक उससे बेटर नहीं हो सकता। बात समझ में आती है बाबू? मैंने वैसे दोनों चीजें मिक्स ना हो जाए, एक बार दोबारा क्लैरिटी से बता देता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लीगल एनवायरनमेंट में कल मैंने एक बात बोली थी बेटा, लॉ पास्ड एट द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट जितने भी कानून पास करती है सब लीगल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। चाहे बेटा कोई कोर्ट बना दे कानून, चाहे बेटा कोई गवर्नमेंट बॉडी बना दे, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दे, सब इसके अंदर आ गया। सर इसका स्कोप बड़ा वाइडर है, कल मैंने बात बोली थी आपको, क्या आप हल्के में मत लेना इसको। बाबू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई कानून बनना, कल मैंने एक बात बोली बेटा कि अगर डीएम ने कह दिया था ना कोविड के टाइम में कि ऐसा करो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड की सारी दुकानें बोल लो, एक बार राइट हैंड साइड की, तो सर वो भी इसका पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो सहारनपुर की। ठीक है ना जी, बात समझ में आती है? सुप्रीम कोर्ट वाला एग्जांपल यही तो दिया मैंने, ठीक है बाबू? ये इसकी बात भी कर लो फटाफट से। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को कैसे देखती है? कल याद है हाईवे से 100-500 मीटर दूर तक ले गए थे शराब के ठेकों में, करी थी मैंने आपसे बात। लो एक और बात सुन लो। तो इंडिया में एक और लॉ भी है जो गवर्नमेंट ने बनाया कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के दायरे में कोई भी टबैको शॉप नहीं होनी चाहिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। वो बात अलग है अगर कोई हो आपको दिखे तो वो इलीगल है बेटा, एज पर लॉ नहीं है। दिस इज शोइंग द एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी।
रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को कैसे देखती है? भाई रूलिंग पार्टी कभी नहीं चाहती कि बच्चे जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उसके आसपास वो सब चीजों को देखे और इन चीजों का ऐड करें, कंजम्पशन करें इन चीजों की। दिखाई दे रहा है सरकार का एटीट्यूड। चलो खैर मैं एक और बात करता हूँ आपसे आखिरी। बाबू 1991 इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया, एलपीजी सबने पढ़ा होगा, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। बाबू ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है ओपन अप द इकोनॉमी। हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी सबके लिए कि कोई आ जाओ किसी देश से इंडिया में आओ गुड्स करो, ठीक है? बाबू 1986 में ना एक कंपनी ने ट्राई करा कि वो इंडिया आए। वो तो क्या ही आ पाती 1986 में, क्योंकि 1991 तक तो रेस्ट्रिक्शन ही थी। और बाबू ही ट्राइड टिल 1999। गूगल पे डेटा भी आई है, ठीक है? मुझे कंपनी का नाम ध्यान नहीं है, वहीं से पढ़ लेगा। 1986 में कंपनी ने ट्राई करा और 13 साल तक ट्राई करा, सरकार की फॉर्मेलिटी पूरी करी और 1999 में हाथ जोड़ दिए, मुझे कभी इंडिया नहीं आना, गुड्स नहीं बनाना। क्योंकि 13 साल में हम उसको परमिशन नहीं दे पाए कि इंडिया में एंट्री कर लो और बिजनेस कर लो। यानी कि बेटा दिस इज शोइंग द एटीट्यूड ऑफ यूपीए टुवर्ड्स द बिजनेस। दिख रहा है गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस। 1991 से भी 8 साल लगा दिए कंपनी ने। तो यानी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इट इज ओनली फॉर नेम सेक, ये तो सब नामचारे का ग्लोबलाइजेशन था। आप परमिशन तो किसी को देते नहीं थे इंडिया में घुसने की। इंडिया इज फुल ऑफ रेड टेपिज्म, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, पूरा ही नहीं करना। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर है? रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। और